हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आप सब बहुत अच्छे होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आज अगर आपका जो मोटिवेशनल कोट है, इसमें बहुत ही शानदार बात बोली गई है। इसमें बोला गया है, सक्सेस कंसिस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लॉस ऑफ एंथुसियाज्म। मतलब सक्सेस, आप देखिए, अगर कोई भी सक्सेसफुल इंसान आप देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है कि कभी भी उसने एक बार में कोई अटेम्प्ट दिया किसी एग्ज़ाम का। अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, एग्ज़ाम दिया और एक ही बार में वो सक्सेसफुल होकर चला गया, तो ऐसा नहीं होता है। लाइफ में बहुत सारी आपको फेलियर फेस करने पड़ते हैं। वैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, कई बार ऐसा होता है प्रीलिम्स क्रॉस नहीं कर पाते, कई बार ऐसा होता है आप मेंस क्रॉस नहीं कर पाते, कई बार ऐसा होता है जब आप इंटरव्यू नहीं क्रॉस कर पाते, और फिर फाइनली आप चौथे अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में जब ये अपना सक्सेस अचीव करते हैं, जब वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, तब आपको मतलब एक जो फीलिंग आती है ना, उसकी उसे कोई भी बयां नहीं कर सकता है। तो यही बात यहाँ बोली जा रही है कि आप जब किसी गोल के लिए कुछ अपनी सक्सेस जो आपको जो भी लाइफ में अचीव करना है उसके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो फेलियर से आप डरिए मत, लगे रहिए। बिना अपना जो फोर्स है, जो आपकी पढ़ाई में जो भी आप मेहनत डाल रहे हैं, वो उसी मेहनत से लगी रहिए, उसी एंथुजियाज़म से, उसी जज्बे से लगे रहिए। तब जाके आपको वो जब सक्सेस मिलेगा तब आपको उसकी वैल्यू समझ आएगी। ऐसा विंस्टन चर्चिल ने बोला। ये वही विंस्टन चर्चिल हैं जो कि ब्रिटिश पीएम भी रहे हैं। तो ये था दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट। चलता हूँ, सबसे पहले कोरोना अपडेट ले लेता हूँ। कोरोना अपडेट अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड के अंदर इस समय 2,07,86,081 लोग टोटल पॉजिटिव निकल के आ चुके हैं। इसमें से आप देखेंगे 1,36,81,875 लोग पूरी तरीके रिकवर कर गए हैं, ठीक हो गए हैं, घर जा चुके हैं। और जो 7,51,000 लोग हैं, इनकी कोरोना की वजह से जान चली गई है। अगर टॉप कंट्रीज देखेंगे तो टॉप पे यूएसए, फिर ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, फिर साउथ अफ्रीका बना हुआ है। जिस रफ्तार से दोस्तों इंडिया बढ़ रहा है आगे, कोई दो मत नहीं कि इंडिया तीसरे से दूसरे नंबर पे आ जाएगा कुछ ही दिनों में। अभी अगर आप देखेंगे टोटल लगभग 67,000 से 70,000 के बीच में केसेस कोरोना पॉजिटिव पर डे इंडिया के अंदर निकल के आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे टोटल इंडिया के जो पेशेंट्स हैं वो अब 23,95,471, लगभग आप 24 लाख बोल सकते हैं। और इसमें से आप देखेंगे तो 16,95,860 लोग पूरी तरीके रिकवर कर गए हैं, ठीक हो गए हैं। इसमें से अगर आप देखेंगे तो जो 47,138 लोग हैं इंडिया के अंदर कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये था आज का कोरोना अपडेट। चलता हूँ पहली एडिटोरियल की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है डायरेक्ट फाइनेंसिंग बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेंस जीएस3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे देश में रिजर्व बैंक का क्या काम है। रिजर्व बैंक का अगर आप देखेंगे तो रिजर्व बैंक का हमारे देश में काम है कि सबसे पहले ये बैंकर्स का बैंक है। मतलब जितने भी एसबीआई हो गए या फिर बैंक ऑफ इंडिया या फिर प्राइवेट बैंक्स, इन सभी बैंकों का बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारे देश में करेंसी इशू करता है। उसके बाद हमारे देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, जो आपने देखा होगा रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सब जो है ये सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जिससे कि हमारे देश की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखा जा सके। उसके बाद आप देखेंगे बैंकर टू गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को लोन की ज़रूरत पड़ती है, गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। उसके बाद ये हमारे जो टोटल फाइनेंशियल सिस्टम है पूरे इंडिया का, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये सब जो काम है ये इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, कि ये सब चीज़ें मैनेज करके चलता है। और यही सारी इकोनॉमी में आप देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड इतने बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि जिसका जवाब नहीं। तो ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, जिसे आप बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व। अभी आपने अगर मेरा लेक्चर फॉलो कर रहे हैं तो कुछ दिन पहले मैंने फॉरेक्स रिजर्व पे एक एडिटोरियल डिस्कस किया था। इस समय इंडिया का 530+ बिलियन के आसपास फॉरेक्स रिजर्व पहुंच चुका है। क्यों पहुंच चुका है, कैसे पहुंचा है, ये सब चीज़ें मैंने वहां पे डिस्कस करी थी। कभी आपको ज़रूरत हो तो आप जाके वो फ्यूचर पे लेक्चर रेफ़र कर सकते हैं। फिर अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इस समय रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ये डिमांड आ रही है कि वो मार्केट में इंटरवीन करे, यानी कि मार्केट में अपना एक जो
प्रेजेंस है वो बढ़ाए, जिससे कि जो TLTRO यानी कि टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशन जो होते हैं, इनको जो इन्वोक किया गया है पास्ट में, उनको टैकल किया जा सके। अभी जो काफ़ी ज़्यादा देखेंगे तो व्यू ऑफ फंडिंग द गवर्नमेंट डेफिसिट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर रिक्वायरमेंट्स, गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा डेफिसिट में चल रही है, मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला, मतलब एक तरीके का खेल है सरकार के साथ में। सरकार के पास रेवेन्यू आ नहीं रहा है, लेकिन सरकार बड़ी बड़ी स्कीमें लॉन्च कर रही है। आत्मनिर्भर भारत के तहत आपने देखा इतना ह्यूज 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास एक 10% GDP का इन्वेस्ट किया गया। उसके बाद अलग अलग तरीके की स्कीम्स आ रही हैं, जिससे कि सरकार वो लोगों को पैसा देने की बात कर रही है, पूरी जो इकॉनमी में लिक्विडिटी बूस्ट करने की बात कर रही है। लेकिन इन सब चीज़ों को मैनेज कौन करेगा, कैसे अगर ज़्यादा कम हो जाएंगी, ओवर हो जाएंगी ये सब चीज़ें, मतलब सरकार के पास पैसा ही नहीं बचेगा। जो एक डिमांड एंड सप्लाई की जो ग्रोथ है वो अगर नहीं सही सुचारू रूप से चालू हो पाएगी, तो फिर क्या कुछ आने वाले टाइम में सामना करना पड़ सकता है। वो सारी चीज़ों को मैनेज करने की बात की जा रही है। मैनेजिंग लिक्विडिटी, आप देखिए अभी अगर देखें गवर्नमेंट जो है पैसा बोरो करती है मार्केट से, जैसे कि आप देखेंगे बिकॉज क्योंकि ये डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट इज़ नॉट परमिटेड। अभी आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बार सरकार बोलती है, सरकार को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आपने देखा होगा सरकारी बॉन्ड्स लॉन्च किए जाते हैं, जिससे कि लोग बॉन्ड्स खरीदते हैं और सरकार बोलती है कि 7 साल में आपने जो भी पैसा लिया है हम आपको डबल करके देंगे। अब ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसमें सरकार के पास तो पैसा आ जाता है, लेकिन फिर जो वो 7 साल का टेन्योर होता है, उस टेन्योर में सरकार को अपनी इकोनॉमी को इस तरीके से रिफॉर्म करना होता है कि वो 7 साल बाद उसका डबल पैसा चुकाने के लायक हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे लिक्विडिटी क्रंच होगी, मतलब पैसा नहीं होगा मार्केट में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस की तरफ जाता है, जहाँ पे कई तरीके की सिक्योरिटीज़ जैसे अभी गवर्नमेंट करती है वैसा ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी कुछ किया जाता है। अलग अलग बैंक्स को कम सस्ते दर पे पैसा उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि वो फ्यूचर में वो पैसा लोगों के पास पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन ले और मार्केट की जो एक डिमांड सप्लाई की जो चेन है वो चलती हुई नज़र आए। उसके बाद आप देखेंगे इन सारी जो चीज़ें जो सरकार के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा करी जाती हैं, इससे जो है रिजर्व बैंक जो ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ टू RBI एंड टू मनी टू बैंक्स, मतलब कुल मिला के जो आप देखेंगे हमारी मार्केट में कैसे पैसा पंप किया जाए और कैसे एक डिमांड जो है जनरेट करी जाए, जिससे कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो एक तरीके से बूस्ट हो सके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक ग्रोथ आ सके। ये सारी चीज़ें बात की जा रही हैं यहाँ पे। अब होता क्या है, ये इन सब जब ये सरकार के द्वारा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये सारे कदम उठाए जाते हैं, तो इससे होता है इंक्रीज इन रिजर्व मनी एंड RBI बिकम्स द होल्डर ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट। मतलब जब लोगों के पास एक तरीके से जब ज़्यादा पैसा आता है, तो कई बार देखा जाता है कि लोग बैंकों में भी पैसा जमा कर देते हैं। बहुत बार लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। इन सब वजहों से क्या होता है, गवर्नमेंट का जो डेप्थ होता है, गवर्नमेंट का जो कर्जा होता है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। डायरेक्ट फाइनेंसिंग क्या है, अभी देखेंगे देयर इज़ अ डिमांड फ्रॉम पब्लिक फॉर गवर्नमेंट टू मेक एक्स्ट्रा स्पेंडिंग दैट इज़ नॉट फंडेड बाय मार्केट बट बाय RBI। मतलब काफ़ी लोग ये डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि वो RBI से पैसा लेके इकोनॉमी में पंप करें। उसके बाद इससे क्या होगा, पहली चीज़ तो सरकार को एक सहूलियत ये रहेगी कि जो टैक्स जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो ब्याज होता है, ब्याज ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। और मार्केट से अगर वही पैसा उठाएंगे तो ब्याज, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए बॉन्ड इशू करती है तो उसमें ब्याज देना पड़ेगा सरकार को ज़्यादा इन कंपैरिजन टू अगर RBI से पैसा लेती है। इस केस में अगर आप देखेंगे मार्केट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय सच ट्रांजैक्शन एज इट इज़ अ काइंड ऑफ लोन गिवन बाय RBI। ये सब अभी मैंने आपको बताया। इन केस ऑफ एक्सेस फंड्स, अगर एक्सेस फंड्स की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, तो RBI जो है इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू पैसा ला सकती है। ऑल्टरनेटिवली आप देखेंगे कि इट इज़ गिवन एज लोन ऑफ सिक्योरिटीज़। यही सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई। इट बिकम्स बायलेटरल वन एंड गवर्नमेंट सर्विसेज एंड डेप्ट ओवर टाइम दैट डज नॉट हैव द
मार्केट इफेक्ट। मतलब कुल मिला के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार के बीच में अगर एक हारमोनियस रिलेशन रहेगा, एक अच्छा रिलेशन रहेगा, तो फिर कहीं ना कहीं सरकार को मार्केट से पैसा ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना ज़्यादा ह्यूज एफडीआई आ रहा है, एफआईआई के द्वारा इतना पैसा आ रहा है, साथ में अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सपोर्ट करेगी तो कहीं ना कहीं सरकार को एक सहूलियत नज़र आएगी, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। तो ये इससे अभी देखेंगे आपने कि लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं, इन्हीं सारे इश्यूज़ की वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिला। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? हाइपर इन्फ्लेशन तब होता है जब आप देखेंगे मार्केट में लोगों के पास अगर पैसा बहुत ज़्यादा हो। मतलब मान लीजिए आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट हैं और आपके पास 1 करोड़ रुपया हो, और 1 करोड़ रुपया हो और दाल जो है, अगर आप नॉर्मल एक मार्केट में दाल लेने जाएं तो वो दाल 10,000 रुपये किलो मिले, तो वो जो 1 करोड़ रुपए हैं आपके पास, उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी? अगर आपने मान लीजिए 5 किलो दाल ले ली तो 50,000 की दाल ही हो गई। तो इतनी ज़्यादा महंगाई का भी क्या फ़ायदा कि लोगों के पास जब पैसा इतना सारा है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब ये एक तरीके से इल इफ़ेक्ट्स बोले जा सकते हैं कि जब सरकार इकॉनमी में हमारे पैसा पंप करती जा रही है, लिक्विडिटी पंप करती जा रही है, लेकिन महंगाई भी उसी दर से बढ़ती जा रही है। लोगों के पास पैसा तो आ रहा है लेकिन महंगाई भी उसी दर से बढ़ती चली जा रही है। तो ये बोला गया है कि ऐसी चीज़ें जस्टिफाई करी भी जा सकती हैं, क्योंकि अभी ये जो पैंडमिक है ये बार बार तो आता नहीं है, लेकिन इस बार आया है तो सरकार को ऐसे कुछ भी एक तरीके के इन सारे प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर थोड़ा सा देखेंगे वे फॉरवर्ड क्या कुछ आगे किया जा सकता है, तो सबसे पहला सोल्यूशन है कि वन टाइम फाइनेंसिंग करी जा सकती है, क्रेडिट दिया जा सकता है बैंक्स को। STLTRO जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया, TLTRO ये स्पेशली लेंडिंग के लिए होता है, जब टारगेटेड जो सेक्टर्स होते हैं उनको बूस्ट देना होता है। ये जो प्रोसेस होती है इसमें फंड्स जो है चीपर रेट में अवेलेबल कराया जाता है बैंक्स को, जिससे कि एक रीपैकेज एज रीफाइनेंस टू रेपो रेट ऑफ बैंक्स विद इन स्पेसिफाइड। रेपो रेट मतलब क्या होता है? रेपो रेट मतलब जब बैंक जिस दर पे बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेती हैं, दैट इज़ व्हाट यू कॉल रेपो रेट। और जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक से पैसा लेती है तो उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब जब रेपो रेट कम होती है तो रेपो रेट कम होगी तो क्या होगा? डायरेक्ट कंज्यूमर को फ़ायदा पहुंचेगा, हमको आपको फ़ायदा मिलेगा। होगा क्या? जैसे मान लीजिए हमें कार खरीदनी है, अभी 9% का ब्याज देना है हमें, तब एक अपनी जो किस्त है उसमें 9% ब्याज दे रहे हैं। अगर वही जो उस किस्त के लिए आपको 7% देना पड़े या 8% देना पड़े तो 1% की कमी आ गई। अब जब ये 1% की कमी आ जाएगी तो आपको जो अभी मान लीजिए आप 5,000 किस्त दे रहे थे वही 4,500 किस्त देनी पड़ेगी, तो 500 रुपये आपके पास बच गए। इसी तरीके से जो बैंक्स होती हैं, जो जो ह्यूज लोन लेती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, उनको भी इसी तरीके से जब रेपो रेट कम करी जाती तो उन्हें भी फ़ायदा पहुंचता है। वो भी जो उनको रिजर्व बैंक को पैसा देना होता है एज आ इंटरेस्ट, वो कम देना पड़ता है, जिस वजह से जो ग्रास रूट्स तक जो फ़ायदा है वो पहुँचता हुआ नज़र आता है, लोगों को फ़ायदा पहुँचता हुआ नज़र आता है। तो यही सारी चीज़ बात की जा रही है यहाँ पे। हालांकि आप देखेंगे इवन दो कमर्शियल रिस्क इज बॉर्न बाय बैंक्स एंड हायर मार्जिन्स अलाउ देम टू एनकरेज लेंडिंग। तो बात यही है कि लेंडिंग, जितनी ज़्यादा लेंडिंग होगी, कमर्शियल बैंक जितनी ज़्यादा लेंडिंग करेंगी उतना ज़्यादा लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, और जब ज़्यादा पैसा पहुंचेगा तो अल्टीमेटली फ़ायदा किसे होगा कि लोग जब पैसा वो वापस करेंगे तो ब्याज के साथ जब पैसा वापस करेंगे तो बैंक्स को फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी आप देखेंगे सिडबी और नाबार्ड के द्वारा लोन्स प्रोवाइड करे गए, रीफाइनेंस ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड स्मॉल मीडियम सेक्टर एंटरप्राइज, जिसे आप MSME बोलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई विंडो ओपन करी है, जिससे कि जो दूसरे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, जैसे कि ऑटोमोबाइल, उसके बाद हॉस्पिटैलिटी, एविएशन सेक्टर, ये सारे सेक्टर अब डायरेक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा ले सकेंगे। तो इससे आप देखेंगे ये सारी जो हमारी जो इकोनॉमी में ये सारे जो सेक्टर्स एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा इनको क्रंच का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा वो लो टाइम पे चल रहे हैं, उनका जो धंधा है वो अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन्हें। फिर इस एडिटोरियल में बात की जा रही है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, कैसे हम अपनी एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ज़्यादा से ज़्यादा ऑगमेंटेड रियलिटी, रोबोटिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा
यूज़ कर सकें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। इससे क्या होगा, हमारी जो एजुकेशन है वो और अच्छे से रिफॉर्म हो सकेगी, और अच्छे से एक बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा, एक नई तरीके की जागरूकता फैलेगी, जिससे कि हमारे जो अभी बच्चे घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं उनके अंदर एक क्रिएटिव लर्निंग आएगी, वो आने वाले टाइम में इन सारी चीज़ों को अच्छे से अडॉप्ट कर पाएंगे। तो यही सब बोला जा रहा है। एडवांटेज अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग के, तो सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है लर्निंग सपोर्ट में। मतलब जो बच्चे हैं अगर उन्हें अच्छा एक स्मार्टफोन होगा, अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, अच्छी उनको जो पढ़ाने की जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो अच्छी तरीके से वो जो पढ़ाएंगे और डिजिटल जो एक क्रिएटिव वे में पढ़ाएंगे, तो बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करेंगे। यही सारी बात बोली जा रही है कि ट्रेडिशनल फॉर्मेट जैसे थे अभी तक, कि अगर मान लो कुछ ऑनलाइन पढ़ाना भी है तो वो बहुत ही लिमिटेड होता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, उसके बाद इन्हेंसिंग एंड सप्लीमेंटिंग रेगुलर क्लासरूम बेस्ड पेडागॉगी। पेडागॉगी क्या होता है, मतलब जो छोटे छोटे बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनको जो उनकी जो पढ़ाई होती है उसको बेसिकली बोलते हैं पेडागॉगी। इसमें आप देखेंगे टीचर्स को ये अपॉर्चुनिटी जो टेक्नोलॉजी है वो ये देती है कि वो मोर कोलैबोरेटिव, मतलब काफ़ी ज़्यादा बच्चों से अच्छे से इंटरेक्ट कर सकें। उसके बाद अपनी जो उनकी खुद की लर्निंग है वो अपने जो पूरे एक ऑप्टिमम यूज़ उसका कर सकें, बच्चों तक वो पहुंचा सके अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू। एजुकेटर्स जो हैं वो अपनी एक नई तरीके की लर्निंग कम्युनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स और जो फेलो एजुकेटर्स हैं उनके साथ मिल के वो एक पूरी एक ग्रुप बना के और अच्छे से पूरे ऑल अराउंड वर्ल्ड अपनी जो क्वालिटी है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, तो यूट्यूब पे मैं ऐसा तो नहीं है ना कि किसी पर्टिकुलर एक छोटे बच्चे के लिए लेक्चर डाल रहा हूँ, या फिर किसी एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, या फिर बैंकिंग एस्पिरेंट, या फिर पीसीएस एस्पिरेंट के लिए डाल रहा हूँ। ये तो लेक्चर सभी के लिए। कोई भी जो जिसे भी लर्निंग की एक चाहत है, जिसे भी जो भी कुछ नया सीखना चाहता है, वो मेरा लेक्चर देख के फ़ायदा पा सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी बोली जा रही है कि कैसे इनोवेटिव वे से बच्चों को पढ़ाया जा सके, जिससे कि वो एक उनके अंदर एक क्रिएटिविटी आए, इनोवेशन आए। और जो यंग स्टूडेंट्स हैं वो उनको आप बोला जाता है कि यंग स्टूडेंट जो होते हैं, नए जो दिमाग होता है उसको आप जैसे मोल्ड कर देते हैं अभी से, वो वैसा ही हो जाता है, वैसे ही वो उसे चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। तो यही सारी बात है कि कैसे आप बच्चों को नए नए इम्प्रूव्ड वे से एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। गवर्नमेंट हमेशा से इनकरेज करती रही है सेवरल ई लर्निंग प्रोजेक्ट्स को, जैसे नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी इनिशिएटिव, स्वयं प्रभा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ई यंत्र, वर्चुअल लैब, ये सारी जो सरकार की तरफ से स्कीम लाई गई, जिससे कि स्टूडेंट्स और टीचर्स को हेल्प किया जा सके अप स्किलिंग में, और उनको क्वालिटी रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जा सके पढ़ाई से रिलेटेड। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है टेक्नोलॉजी पे, और इसको प्रॉपरली इंटीग्रेट करके चलने की बात की जा रही है। इसमें अब देखते हैं आगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट होगी तब क्या कुछ और निकल के आता है। डिजिटल इंडिया कैंपेन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है इंडिया को डिजिटली एम्पावर्ड इंडिया के रूप में सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी बनाने के तहत काम कर रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की, ये प्रपोज करती है कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, जिसे आप NETF बोलते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे कि फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो सके। मतलब मान लीजिए कुछ बच्चे हैं जिनके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ नए नए आइडियाज़, नए नए स्टार्टअप्स के साथ वो कुछ अपनी बात बताना चाहते हैं, और उसमें वो जो उनकी टेक्नोलॉजी जो है उसका एक सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सकता है टीचर्स के द्वारा, अलग अलग दूसरे प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, जिससे कि वो उनके जो आइडियाज़ हैं उनको पंख दिया जा सके। उनके जो बहुत सारे आप देखेंगे ऐसे ही स्टार्टअप्स होते हैं जो एक छोटे से आइडिया से स्टार्ट होते हैं, वो फिर काफ़ी अच्छे वर्ल्ड लेवल तक जाने जाते हैं। उसी के साथ आप देखेंगे लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ों की बात की जा रही है, कैसे ये सब बच्चों के अंदर इम्प्रोवाइज़ करी जा सके। इम्पैक्ट अगर देखेंगे कोविड-19 का, तो कोविड-19 की जो क्राइसिस है उसकी वजह से काफ़ी जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने अभी एक अपना जो कॉलेज क्लासरूम है वहाँ से ऑनलाइन मोड में शिफ्ट किया है। ऑनलाइन ही सारी पढ़ाई कराई जा रही है।
उसके बाद आप देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ वर्ल्ड क्लास जो है टेक्नोलॉजिकल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने भी इसके ऑनलाइन मोड पे ही आने का फैसला किया। बड़े देखेंगे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उसके बाद इंडिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटी जो हैं ये अब सब ऑनलाइन मोड में आ रही हैं। सब बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के मतलब वो चाहती हैं कि बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ें, क्योंकि क्लास में आएंगे, सब मिलेंगे आपस में, ज़्यादा मतलब प्रॉबिलिटी होती है कि वो उनको इन्फेक्शन हो जाए, कोविड-19 किसी को हो तो वो सब इन्फेक्ट हो जाए। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ऑनलाइन मोड जो है बेस्ट माना जा रहा है इस समय। अगर कुछ चैलेंजेस हम देखेंगे तो आने वाले टाइम में जो कंडक्टिंग रिमोटली जो प्रोक्टर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब जो बच्चे जो गांव क्षेत्रों में जो बच्चे रह रहे हैं जहां पे अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, अच्छा इंटरनेट नहीं है, अच्छी लाइट की सुविधा नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे कैसे ऑनलाइन एजुकेशन को प्रोवाइड किया जा सके, इस तरफ सरकार को ज़्यादा से ध्यान देने की ज़रूरत है। कैसे वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, कैसे वहाँ पे बच्चों को ऑनलाइन सुविधा, ऑनलाइन पढ़ाई प्रोवाइड करी जाए, ये सारी चीज़ों पे कैसे सरकार को काम करना है। ऐसा ही अभी आपने सिस्टम देखा होगा जिसमें सरकार के द्वारा टीवी और जो रेडियो हैं, ऑल इंडिया रेडियो, इन सब के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा चैनल्स स्टार्ट किए गए हैं कि कैसे बच्चों को, जहाँ पे मान लीजिए इंटरनेट नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है बच्चों के पास, वहाँ पे अगर रेडियो भी है तो रेडियो से भी बच्चे पढ़ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ों को कैसे एक धरातल पे लाना होगा। सरकार को इस तरीके के कुछ और इनोवेटिव स्टेप्स लेने होंगे। फॉर कंडक्टिंग लेबोरेटरी क्लासेस, लैब्स वगैरह को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लैब्स के जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कैसे किए जाएंगे, स्टूडेंट्स को कैसे वर्चुअल रियलिटी से जोड़ा जाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रहने वाली हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो अच्छे से इस पर ध्यान दे। अभी देखेंगे जो ऑनलाइन एजुकेशन, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो एब्सेंस देखने को मिलता है ह्यूमन टच का। इसके बाद आप देखेंगे मल्टीलिंगुअल कंट्री, जैसे आप देखेंगे बहुत सारी इंडिया में भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं कि अलग हर दो से 5 किलोमीटर के बाद एक भाषा चेंज हो जाती है, पानी चेंज हो जाता है। तो आप देखिए इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, लैंग्वेज बैरियर्स हैं। तो आने वाले टाइम में क्या कुछ किया जा सकता है इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो आप देखेंगे तो रिप्लेसिंग, अगर एग्ज़ाम्स को रिप्लेस कर दिया जाए बाय प्रोजेक्ट और टेक होम चैलेंजेस, मतलब कि बच्चों से एग्ज़ाम ना लें। मान लीजिए बच्चों को कोई उन्होंने इंग्लिश पढ़ा, इंग्लिश का कोई लेक्चर है, आपने उन्हें इंग्लिश पढ़ाया, उसके बाद आप उनका एक प्रोजेक्ट दे सकते हैं कि मान लीजिए कोई दूसरा गांव का बच्चा है, वहाँ पे उसको भी वो बच्चा उसी लेवल की इंग्लिश पढ़ा दे, एज अ प्रोजेक्ट उसे दिया जाए। तो इससे पहली चीज़ तो उस बच्चे के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, उसके बारे में पता चलेगा। साथ ही साथ वो बच्चा जब दूसरे बच्चे को पढ़ाएगा तो जो तीसरा बच्चा है वो उसको भी फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। तो इसी तरीके बात की जा रही, टेस्ट ना लेके डायरेक्ट एक प्रोजेक्ट दे दिया जाए, या फिर टेक होम चैलेंजेस जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये सब काफ़ी ज़्यादा वायबल भी होगा और बच्चों की जो ओवरऑल होलिस्टिक लर्निंग आपको देखने को मिलेगी। बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी देखने को मिलेगी, बच्चे को करना क्या, टेस्ट नहीं देना है तो क्या, वो बच्चे को, जो भी सामने वाला बच्चा है उसको पूरी अपनी भरसक कोशिश से पढ़ाएगा और उसे अपनी चीज़ जो उसे समझ आई वो समझाने की कोशिश करेगा। उसके बाद आप देखेंगे ब्लेंडेड लर्निंग, यूज़ ऑफ मिक्स ऑफ ऑनलाइन और ऑफलाइन जो एजुकेशन, इसको कैसे एक प्रॉपर बैलेंस्ड वे में किया जाए जिससे कि मैक्सिमम ह्यूमन टच जो है देखने को मिले, जिससे कि अच्छे जो लर्निंग है प्रोवाइड करी जा सके। रिसर्च जो है करी जानी चाहिए, टेक्स्ट ट्रांसलेशन और मशीन लर्निंग, जिससे कि डीप लर्निंग जो सिस्टम्स हैं उसमें ट्रांसलेट करे जा सके इंग्लिश लेक्चर्स को। तो उन लैंग्वेजेस में जो स्टूडेंट जो वहाँ लोकल, मान लीजिए कोई हिंदी लैंग्वेज में है या कोई भोजपुरी में समझता है तो उसे इंग्लिश में अगर कोई पढ़ाएगा तो कैसे समझ आएगा। लेकिन वही अगर इंटरनेट के माध्यम से वही सारी चीज़ जो इंग्लिश में बोली जा रही है उससे बच्चे को हिंदी में उसको वो चीज़ समझ में आने लगे, वो सुन सके, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्वालिटी उसे एजुकेशन मिल पाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये था। इसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बोर्ड। अभी ये देखेंगे आप GS3 का इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है सिक्योरिटी से रिलेटेड। ऑर्डिनेंस बोर्ड जो है
जो हमारे देश में आपने देखा होगा जो बंदूकें बनती हैं, जो पैराशूट्स बनते हैं, जो आर्मी के लिए जो ड्रेस बनती है या फिर जूते बनते हैं, ये सारी जो चीज़ें बनती हैं ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा बनाई जाती हैं। राइफ़ल्स बनाते हैं, बहुत सारे टैंकर्स बनाते हैं। तो इसी को एक तरीके से रिफॉर्म करने की बात की जा रही है, कैसे कॉरपोरेट बना के इसे फ़ायदा पहुंचाया जाए, कैसे प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी इसे बनाया जा सके। इस दिशा में सरकार ने कदम उठाया है। गवर्नमेंट ने अभी ये डिसीजन लिया है कि अब जो ऑर्डिनेंस जो बोर्ड है इसको कॉरपोरेटाइज किया जाएगा, जिससे कि उसकी ऑटोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। अब जो OFB है यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला क्वेश्चन ये, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है ये मैंने अभी आपको बताया काफ़ी ज़्यादा जो रेंज ऑफ इक्विपमेंट्स के लिए एक रिस्पॉन्सिबल है। हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करता है। और करंट सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि अभी जो आप देखेंगे ये इंडिया के जो सैनिक हैं जो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे लगे हुए हैं उन सबके लिए एक सारी जूते से लेके टोपी तक सब कुछ प्रोवाइड करता है। OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है ये इंडिया को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है कि इंडिया आत्मनिर्भर भारत बने डिफेंस के सेक्टर में, और जो एक्सपोर्ट आर्म्स जो हमारे देश से होता हुआ नज़र आएगा उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ये एक एडिशनल हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। अब ये देखते हैं कि हमें ज़रूरत क्यों है OFB को कॉरपोरेटाइज करने के लिए। सबसे पहले अगर देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा पहली तो प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं OFB के अंदर, क्योंकि पुअर क्वालिटी, हाई कॉस्ट, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इन ऑर्डिनेट डिलेज और बहुत पुअर वर्क कल्चर देखने को मिलता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में, जिस वजह से जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं उस लेवल का नहीं देखने को मिलता जिस लेवल का होना चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस जो हैं ये सेटिस्फाइड नहीं है इसके आउटपुट से ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। स्पेशली आप देखेंगे एम्यूनिशन, जो एम्यूनिशन मतलब जो बंदूकें बनाई जाती हैं, जो राइफ़ल्स बनाई जाती हैं, वो उस क्वालिटी, उस लेवल की नहीं होती हैं जिस लेवल की होनी चाहिए, और यही वजह है कि इसे अनरिलायबल बोला जा रहा है। मान लीजिए किसी सैनिक के पास OFB के दी हुई कोई राइफ़ल है और उसके सामने दुश्मन खड़ा है और वो फायर कर रहा है, फायर मान लीजिए वो फायर ही नहीं हो रही है, बंदूक ही नहीं चल रही, तो आप सोचिए उसकी वहाँ पे जान को खतरा हो सकता है। तो ये सारे जो क्वालिटी इश्यूज़ हैं इन सब को एड्रेस करने के लिए ये सारी चीज़ें कॉरपोरेटाइज जो करा जा रहा है इसे, और इसे आप देखेंगे ये लोअर देन स्पेसिफाइड शेल्फ लाइफ, तो यही सब चीज़ें मैंने अभी बताई आपको। इसकी वजह से ह्यूज क्वांटिटी ऑफ जो एम्यूनिशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है कई बार, या फिर अनऑपरेशन मतलब उसका यूज़ ही नहीं रहता, वो असलहे खाने में पड़ा रह जाता है। इसकी वजह से आपको देखेंगे ऑपरेशनल जो रेडीनेस है आर्म्ड फोर्सेस की वो कहीं ना कहीं हैम्पर होती है, जिससे हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जियोपर्डाइज्ड होती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है हैज़ नॉट इम्प्रूव डिस्पाइट ह्यूज एफर्ट। बहुत बार सरकार के द्वारा कदम उठाए गए कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को इम्प्रूव किया जा सके, उनकी क्वालिटी को, उनकी जो प्रॉफिट मेकिंग जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाया जा सके, लेकिन नहीं इसे रिफॉर्म किया जा सका। पहले भी काफ़ी ज़्यादा इंटरनल रिफॉर्म्स किए गए लेकिन कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिला, और इसी वजह से अब इसको कॉरपोरेटाइज किया जा रहा है। कॉरपोरेटाइजेशन जो है ये रिवील करता है पोटेंशियल एंड स्ट्रेंथ ऑफ OFB, और इसके जो आने वाले टाइम में इसमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जो इसका वर्क कल्चर है डिफेंस PSUs का वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होता हुआ नज़र आएगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत जो सरकार ने बहुत सारी जो इंपोर्ट लिस्ट पे रोक लगा रखी है उसमें अगर हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ मिलके जो प्राइवेट सेक्टर से वो काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है एक प्रॉफिट एंटिटी के रूप में नज़र आएगी, अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगी। तो फिर काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में जो फ़ायदा देखने को मिलेगा, हमारे जो आर्मी के जो पर्सन्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अच्छे उनको बंदूकें मिलेंगी, अच्छे टैंक्स मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद अगर देखेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जो वेपन्स हैं ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के देखने को मिलेंगे, जो कि जिससे हमें एक ह्यूज रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और हमारी इकॉनमी पे बूस्ट एक आ सकता है। उसके बाद आप देखेंगे अब ये बात करी जा रही है कि हाउ शुड कॉरपोरेटाइजेशन बी डन, कॉरपोरेट कैसे बनाया जा सकता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को। सबसे पहले आप देखिए कि जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उनके जो जॉब्स हैं उसको अश्योर किया जाए कि हाँ उनकी जॉब्स पहली चीज़ खतरे में नहीं आएंगी। उसके बाद जो
फॉरेन कंसल्टेंट जो है उनको अवॉइड किया जाए, कि इसमें जो इंडिजिनस जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, उनको ही अलाउ किया जाए। कॉरपोरेटाइजेशन जो है इसको डेलिबरेटली किया जाना चाहिए फेजेस में, मतलब तो पहले फेज़ में कुछ करना चाहिए, फिर सेकंड फेज़ में, फिर थर्ड फेज़ में, और धीरे धीरे जो है रिफॉर्म्स लाने की बात करी जानी चाहिए। रिफॉर्म्स जो है इंडियन एज़ पर इंडियन कंडीशंस होनी चाहिए, कल्चर्स के हिसाब से प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ें इंश्योर करना चाहिए कि जो भी लोगों का जो एक काम करने का तरीका है उसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल ना किया जाए, बस उनको प्रॉपर वे में रेगुलेट किया जाए, ऐसा बोला जा रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है इनको फाइनेंशियल पावर्स जो है वो दी जानी चाहिए, इक्विवेलेंट टू अदर DPSU, यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की तरह ही इन्हें फाइनेंशियल पावर्स दी जानी चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टोटल लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने का पूरा हक है। कमेंट करके बताइए कुछ इश्यूज़ हैं, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरे लेक्चर की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल IS सूत्रा से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन गाइस, बाय बाय, जय हिंद।